नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अगर आपने मेरी पीछे वाली 2 वीडियो देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि हम हिंदी व्याकरण का जो है फुल कोर्स करने जा रहे हैं और आज ये हमारी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं तथा वर्ण के भेदों के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हम स्वर को कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो जान लेते हैं कि व्यंजन क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ण जिनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण ना हो तथा जिन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े, और सहारा कौन देगा? सहारा देंगे स्वर, तो उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। अब व्यंजन की संख्या कितनी है? परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या है 33। क से लेकर ह तक क्या है? व्यंजन है। कितने? 33। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने कहा कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। अब ये जो परंपरागत रूप है, इसका क्या मतलब है? परंपरागत रूप का अर्थ है कि जो व्यंजन हमारी संस्कृत भाषा से, किससे? संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद आपको पता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, आधुनिक हिंदी, इन सब भाषाओं में इन व्यंजनों का उपयोग होता आया है। इसलिए इनको कहा गया कि परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या है 33। और अगर प्रश्न आ जाए कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं, तो हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, परंपरागत रूप से 33 हैं और कुल व्यंजन 39 हैं। अब जान लेते हैं कि 39 कैसे हैं, क्योंकि हमने तो आज तक यही पढ़ा था कि 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन। तो देखते हैं कि ये 39 व्यंजन कैसे हुए। सबसे पहला है हमारा स्पर्श व्यंजन, इनकी संख्या है 25। फिर दूसरे नंबर पर है अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या है 4। ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है और द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या है 2। अब ये जो हमने अलग अलग व्यंजन देखे, जब हम इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जब हम इनको जोड़ेंगे तो इनकी जो इनका योग आएगा वो आएगा 39। तो ये हैं हमारे कुल व्यंजन, जिनकी संख्या है 39। इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन को हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी होगी? अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि जो हिंदी की वर्णमाला है उसमें से घटाना है आपको ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन है हमारे पास 4। तो जब आप ये वीडियो देखोगे तो ये आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध होगी। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपने, जब आप ये वीडियो देखेंगे तो अब तक आपने इसका आंसर बता दिया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हिंदी वर्णमाला में से हम ऊष्म व्यंजनों को हटा देंगे तो कितने वर्ण बचेंगे। तो देखिए, मैंने कहा हिंदी वर्णमाला, हम सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? 52। अब हमने इस प्रश्न में आगे कहा गया कि आपने जो ऊष्म व्यंजन है 4, उनको क्या करना है? इनमें से घटा देना है, और फिर हमने बताना है कि इसमें कितने व्यंजन हैं। एक मिनट वीडियो। तो इसमें फिर कितने व्यंजन बचे हमारे? जब हम 52 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हमारे पास आ जाएगा 48, 48। तो इसका सही आंसर होगा 48। अब कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, उन्होंने, कि हम व्यंजन की बात कर रहे हैं तो 33 व्यंजन में से 4 को घटा दिया होगा। कुछ ने कि 39 व्यंजन हैं तो 39 में से 4 को घटा दिया होगा। इस तरह से किया होगा, जो क्या है बिल्कुल गलत है।
इसीलिए मैंने पहले कहा था कि प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला की, न कि परंपरागत व्यंजनों की और ना ही कुल व्यंजनों की। तो इस प्रकार से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इनको ध्यान से हल करना है। अब ये जो व्यंजन है, 39 व्यंजनों की हमने बात की, तो जान लेते हैं ये 39 व्यंजन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या है 25। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या है, ये वर्ग में दिए होते हैं हमारे पास। ये जो क ख ग घ ग, एक क्या है, ये क वर्ग है। सीधी लाइन में जब ये वर्ण आगे को दिए होते हैं तो इनको वर्ग कहते हैं। उसी तरह 5 वर्ग हैं स्पर्श व्यंजन में। दूसरा वर्ग है च वर्ग, च छ ज झ झ। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अब ये तो बात हुई स्पर्श व्यंजनों की और वर्गीय व्यंजनों की। अब साथ में जो इनका उच्चारण स्थान है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क वर्ग की। अब हम देखेंगे कि जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसके लिए क्या है, सभी बोलेंगे, इनका उच्चारण करेंगे क वर्ग का, तभी तो हमें पता लगेगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या है। तो सभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी उच्चारण करेंगे, जैसे क, ख, ग, घ, ग। तो आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज आ रही है हमारे गले से, कंठ से निकल रही है आवाज। तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। फिर बात करेंगे च वर्ग की। अब च वर्ग का उच्चारण करके देख लेते हैं। च छ ज झ झ ज। अब इसका उच्चारण स्थान है तालु। अब कई क्या करते हैं, तालु कहाँ है हमारा, जो हमारे दांतों के पीछे का जो भाग है वहाँ पे है तालु। तो हमारी जो जीभ है वो स्पर्श कर रही है तालु को जब हम च छ ज झ झ का उच्चारण करते हैं। इसलिए इनका उच्चारण स्थान हुआ तालु, किसका? च वर्ग का। इसके बाद हम बात करेंगे ट वर्ग की। बोलिए, ट ठ ड ढ ण। तो जो हमारी जीभ है, मूर्धा है, वो क्या है, वो फोल्ड हो रही है इसमें। मतलब हमारी जो जीभ है वो मुंह के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श कर रही है। तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? मूर्धा से। उसको हम मूर्धा बोलते हैं, जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है? मूर्धा है। तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान हो गया हमारा मूर्धा। फिर त वर्ग, तो इसका भी उच्चारण करके देखते हैं। आप सभी खुद उच्चारण कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी आप उसी को मान लेंगे तो आप भूल जाएंगे। लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो त वर्ग का उच्चारण करके देखते हैं। त थ द ध न। जो हमारी जीभ है, मूर्धा है, वो स्पर्श कर रही है हमारे दांतों को। तो त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? दंत। अब आगे है प वर्ग। प फ ब भ म। क्या है? दोनों ओंठ क्या है, आपस में टच हो रहे हैं ना, एक दूसरे को छू रहे हैं। तो जो प वर्ग है उसका उच्चारण स्थान होगा होंठ। अब इसमें एक व्यंजन है फ। अब देखिए, मैंने भी क्या कहा, मैंने कहा फ, लेकिन फ नहीं होता है, इसका सही उच्चारण होता है फ। जब हम किसी को फूल देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? फूल। फूल तो इंग्लिश का वर्ड है, मूर्ख जिसको हम बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है? फूल, फल। तो क्या है, इसका उच्चारण क्या करना है? इसका उच्चारण करना है फ। ये फ है, ना कि फ। तो ये, और ये जो लास्ट में पंचम वर्ग है, देखिए ये जो क ख ग घ ग है, ये कैसे है? आगे को देखेंगे तो ये वर्ग है और नीचे को देखेंगे तो ये वर्ण है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्रथम वर्ण में आते हैं आपके क च ट त प, इसी तरह आगे। और पंचम वर्ण में आते हैं ग ज ण न म। ये क्या है? पंचम वर्ण। इनको पंचमाक्षर भी बोलते हैं। अब
इनका जब प्रयोग किया जाता है तो किस रूप में होता है? बिंदी के रूप में इनका प्रयोग होता है जब हम पंचमाक्षरों का प्रयोग करते हैं शब्द में। और उसी तरह एक हमारा अनुस्वार है, उसका प्रयोग भी इसी तरह से होता है बिंदी के रूप में, मात्रिक रूप में। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कहाँ पे पंचमाक्षर है और कहाँ पे अनुस्वार है? तो इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। अब इन शब्दों को देख लेते हैं कि इनमें कौन-सा मतलब पंचमाक्षर यूज़ हुआ है या अनुस्वार। सबसे पहले जो शब्द है वो है संबंध। अब आप देख रहे होंगे संबंध में क्या है? 2 बिंदियाँ लगी हुई हैं और जब हम इसको खोल कर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं स और ऊपर जो बिंदी थी उसका आधा म, ब, बिंदी का आधा न और ध। अब प्रश्न उठता है कि हमें पता कैसे लगा कि यहाँ पे म ही होगा और इधर आधा न ही होगा? कोई और पंचमाक्षर क्यों नहीं प्रयोग हुआ? तो इसके पीछे का जो कारण है वो यह है कि जब इस तरह से कोई शब्द लिखा होता है और उस पे बिंदी का ऊपर प्रयोग हुआ होता है तो हम क्या देखते हैं उस स्थिति में? जैसे स के ऊपर बिंदी है और स क्या है हमारा? स है हमारा, देखिए जो स के ऊपर बिंदी है और स के बाद है ब और ब जो है वो प वर्ग से संबंध रखता है। प वर्ग का एक व्यंजन है ब। अब ब का जो पंचमाक्षर है वो क्या है? ये है हमारा ब और इस वर्ग का पंचमाक्षर है म। तो जिस वर्ण के ऊपर बिंदी लगी होती है उससे आगे वाला वर्ण देखा जाता है कि वो किस वर्ग का है और जिस वर्ग का वो वर्ण या व्यंजन होगा उसी वर्ग का पंचम जो अक्षर है उसको लिखा जाता है आगे। जैसे स के ऊपर बिंदी थी और स के आगे है ब। ब है हमारा प वर्ग का और प वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो है म। तो यहाँ पे आ गया म, फिर ब। ब को हम ऐसे लिख देंगे, भ के ऊपर फिर बिंदी है तो अब हम देखेंगे कि ब के बाद कौन सा वर्ण है तो ध है और ध का पंचमाक्षर है न और ध आगे ऐसे ही। तो हम संबंध को कुछ इस तरह से लिखेंगे। फिर उसके आगे है कंठ। अब कंठ को किस तरह लिखेंगे हम? आप देख पा रहे होंगे कि कंठ को कुछ इस तरह से लिखा गया है और जब बिंदी को हटाएंगे तो ये इस तरह से लिखा जाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे पता लगा कि बिंदी की जगह ये व्यंजन आएगा। तो देखिए क के ऊपर बिंदी है मतलब क के बाद जो व्यंजन है उसको देखेंगे वो है ठ। यहाँ है हमारा ठ और ठ का पंचमाक्षर है ण। तो बिंदी की जगह आएगा ण और ठ आगे था उसको ऐसे ही लिख देंगे। ये बन गया कंठ। इसके बाद आगे एक और शब्द है, क्या है? अगला शब्द है संजय। अब संजय में भी क्या है? स के ऊपर बिंदी है तो स के बाद जो व्यंजन है उसको देखेंगे वो है ज और हमें पता है ज का जो पंचमाक्षर है वो होता है य। अब तो बिंदी को हटाकर इसका प्रयोग किया जाएगा और ज य ऐसे ही आगे लिख दिया जाएगा। ये बन गया हमारा संजय। उसके बाद देखते हैं आगे एक और शब्द है, क्या है? गंगा। अब गंगा को संस्कृत में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब ग के ऊपर बिंदी है और हमें पता है ग का जो पंचमाक्षर है वो ये है। अब तो इसका क्या होगा? जब हम गंगा को बिंदी को हटाकर लिखेंगे तो बिंदी की जगह ग और गा इस तरह से आएगा और ये बन गया गंगा। तो इस तरह से क्या है हमें पता लगा कि कहाँ पे पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। अब पंचमाक्षर का पता तो लग गया लेकिन अनुस्वार का पता कैसे लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पर शब्द है संयम, स और स के बाद क्या है? य। अब य क्या है? य का कोई पंचमाक्षर तो नहीं है। अब इनका जब कोई पंचमाक्षर नहीं है तो क्या होगा? स के बाद जो य है तो मतलब इसका पंचमाक्षर नहीं है तो ये क्या है? यहाँ पे अनुस्वार का ही प्रयोग हुआ है। कौन सा अनुस्वार? इसका। जब हम इसको मात्रिक रूप में लिखते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है। उसी तरह आगे है संस्कार। संस्कार में भी क्या है? स का कोई पंचमाक्षर नहीं है तो मतलब वहाँ पे प्रयोग हुआ है अनुस्वार का और अनुस्वार है अंग।
तो ये बात हो गई पंचमाक्षर और अनुस्वार की। अब मुझे आशा है कि आपको इनके बीच जो फ़र्क है वो समझ आ गया होगा और आप पता लगा देखिए जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ें हमारे लिए लाभदायक है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि कैसे हमने पता करना है कि पंचमाक्षर प्रयोग हुआ है या अनुस्वार। इसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन होते हैं 5 प्रकार के। कौन-कौन से? उनकी बात भी करेंगे जैसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है आपका स्यूत और अंतिम है द्विगुण व्यंजन। अब एक-एक करके इनको जानते हैं कि ये क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें कहा कि जब हम इन व्यंजनों को का उच्चारण करेंगे, व्यंजन वही हैं जिनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है और इनकी संख्या 25 है और इसमें 5 वर्ग पढ़े हमने क, च, ट, त, प वर्ग। अब हमने उनका उच्चारण स्थान भी पढ़ा। जैसे क वर्ग था, जब हमने क वर्ग के वर्णों का उच्चारण किया तो हवा कहाँ से निकल रही थी? कंठ से होकर। जैसे क, ख तो जो हवा है वो कंठ से होकर बाहर निकल रही थी। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो हवा है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलेगी। तो ये जो ऊपर हमने स्पर्श व्यंजन पढ़े, यहाँ पे हमने पढ़ा भी कि हवा कहाँ से होकर निकल रही है। क वर्ग में कंठ से, फिर तालु, मूर्धा, दंत। तो ये हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन-कौन से हैं? पहले परिभाषा जान लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए इनका उच्चारण कैसे होता है? स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है और इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो कौन-कौन से हैं? तो वो हैं य, र, ल, व और इनका वर्ग या उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। य का उच्चारण स्थान है तालु। जब हम य का उच्चारण करेंगे तो कहाँ से करेंगे? तालु से य। और र का उच्चारण करेंगे दंत मूल मसूड़ा जो होता है वहाँ से, मतलब हमारी जीभ स्पर्श करेगी जहाँ से हमारे दांत निकलते हैं ना वहाँ पे, और उसको हम मसूड़ा भी बोलते हैं। तो जब र का उच्चारण करेंगे तो इस तरह से करना है कि कहाँ से उच्चारण हो? दंत मूल से। इसके बाद है ल का उच्चारण स्थान भी वही है दंतमूल या मसूड़ा। अब हम क्या करते हैं? हम इनका उच्चारण गलत तरीके से करते हैं और फिर हम कहते हैं कि इधर तो कुछ और लिखा है लेकिन उच्चारण कर रहे हैं तो ये कहीं और से हो रहा है। उच्चारण कहीं और से नहीं हो रहा होता। हम क्या करते हैं? हम खुद इनको उच्चारण गलत तरीके से करते हैं। जब हम बिल्कुल सही उच्चारण करेंगे तो र और ल का उच्चारण होगा दंतमूल मसूड़े के पास क्या है, हमारी जीभ इन भागों को स्पर्श करेगी, तभी जो है इनका सही उच्चारण होगा। व, अब व बोल रहे हैं तो क्या है, जो हमारे ऊपर के दांत हैं वो नीचे के जो होंठ हैं उनको स्पर्श करते हैं दांत। तो व का उच्चारण कहाँ से होता है? ऊपर के दांत और नीचे के होंठ से। अब इनका वर्ग लेते हैं। य का उच्चारण स्थान तालु, तो इसका वर्ग है तालव्य। र का है वर्तस्य, ल का भी वर्तस्य। अब इसका उच्चारण वत्सर्य मत कीजिएगा, इसका सही उच्चारण है वर्तस्य। और व का उच्चारण है दंतोष्ठ्य, क्योंकि दंत और ओष्ठ की सहायता से उच्चारण किया जाता है। य और व इनको हम कहते हैं अर्ध स्वर। इसके बाद हम देखेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा ऊष्मा पैदा करे, उसे ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा में क्या कहा गया है कि जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो ध्वनि कैसे निकलेगी? एक तो ध्वनि रगड़ खाकर निकलेगी और साथ में क्या होगा?
ऊष्मा पैदा होगी, मतलब जो हवा निकलेगी वो कैसी है, गर्म हवा निकलेगी। तो जब किसी व्यंजन का हम उच्चारण करेंगे और उसका उच्चारण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा निकले, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब देख लेते हैं कि ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं। तो ये हैं हमारे श, स, स और ह। ये क्या है हमारे, ये हैं ऊष्म व्यंजन। अब जो श है उसका उच्चारण कहाँ से होता है, उसका उच्चारण होता है तालु से। जब आप श का उच्चारण करेंगे तो तालु से करना है, करके देखिए श क्या है, कहाँ से हो रहा है, तालु से। तालु से उच्चारण हो रहा है तो वर्ग होगा तालव्य। फिर है मूर्धन्य वाला श, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, मूर्धा की सहायता से करके देखिए श। तो क्या है इसका वर्ग, मूर्धन्य। आगे है स। अब स बोलेंगे तो जो हमारी जीभ है वो दंत मूल, दांतों का जो मूल स्थान है जहाँ से दांत निकलते हैं वहाँ पे स्पर्श करती है। तो जब स बोलते हैं तो जीभ क्या, इसका उच्चारण स्थान होता है दंतमूल और वर्ग होता है वर्तस्य। आगे है ह। ह का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो निकलती है कंठ के भीतर से, जो हमारा स्वर यंत्र है वहां से निकलती है। तो इसका वर्ग है स्वर यंत्रीय और इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि काकल्य वर्ण कौन सा है, तो काकल्य वर्ण है हमारा ह। काकल्य वर्ण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण होता है स्वर यंत्र से, मतलब कंठ के भीतर से, इसलिए इसको कहा गया है काकल्य वर्ण। इसके बाद आगे जो व्यंजन का प्रकार है वो है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन नाम से पता लग रहा है कि ऐसा व्यंजन जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं हम संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, हमने पढ़ा था संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। तो ये हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब जो क्ष है वो किन किन व्यंजनों के योग से बना है, क और श। इनके नीचे जो हलंत है उसको लगाना मत भूलिएगा। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि त्र दे दिया, त्र जो है वो किन व्यंजनों के मेल से बना है, तो आपको पता होना चाहिए। इनके नाम से भी पता लग रहा है, देखिए त्र, त और र। जो इसकी आवाज है वो कुछ इस तरह की आ रही है, तर, अलग अलग बोलिए, तर, त्र। उसी तरह ज्ञ, ज, य, ज्य, य, तो ये बना ज्ञ, श्र, श, र, श्र। तो क्या है, इनको थोड़ा आराम से अगर आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किन दो व्यंजनों को मिलाकर बने हैं ये संयुक्त व्यंजन। जैसे नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, इधर है श्रृंगार, इधर भी श्रृंगार है, लेकिन इस श्रृंगार में क्या है, श्र को री की मात्रा लगी है, यहाँ पे र का प्रयोग नहीं हुआ है। और इस श्रृंगार में क्या है, र का प्रयोग हुआ है। कैसे, क्योंकि जो हमारा श्र है वो बना है श प्लस र से, तो इस श्र में क्या है, र है। और हमें पता है कि र के साथ कभी भी री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ये श्रृंगार गलत है और ये शुद्ध वर्तनी है श्रृंगार की। उसी तरह आगे एक शब्द लिखा है मैंने, द, द पढ़ते हैं इसको। अब जैसे हम विद्या लिखते हैं तो विद्या में इसका प्रयोग किया जाता है इस तरह से। इसका मतलब क्या है, ये जो द है इसमें एक तो कौन कौन से हमारे जो व्यंजन है यूज हुए हैं, इसमें एक है हमारा द और एक है हमारा य। अब जो द ऊपर है वो आधा है, ये द आधा है और नीचे ये जो य है ये पूरा है। जब हम इसको लिखेंगे या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, वी, क्योंकि द आधा है, और या विद्या, तो ये हो गया विद्या। और जब शुद्ध वर्तनी में आए तो ये वाला विद्या गलत होगा और ये वाला सही होगा। उसी तरह गद्य पद्य,
जब हम गद्य पद्य इस तरह से लिखते हैं तो क्या है, जब शुद्ध वर्तनी में आ जाए तो ये गलत हो जाएगा। और जब हम इनको खोल कर लिखेंगे ऐसे ग द य, तो ये क्या है, ये आपका सही माना जाएगा। उसी तरह एक और शब्द है विद्यार्थी। अब जब हम ऐसे लिखेंगे वि द या र थी, तो ये क्या है, ये विद्यार्थी शुद्ध है और ये विद्यार्थी अशुद्ध वर्तनी मानी जाएगी विद्यार्थी की। तो आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, ये वाले शब्द शुद्ध हैं और ये गलत हैं। उसी तरह श्रृंगार में भी ध्यान में रखिएगा, र के साथ कभी भी री की मात्रा का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद अगला है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। जीभ क्या करेगी, पहले ऊपर जाएगी, मूर्धा को, जो मुलायम भाग है उसको स्पर्श करेगी, उसको मूर्धा बोलते हैं। और फिर झटके के साथ नीचे को आए, मूर्धा को स्पर्श किया फिर एकदम से नीचे को आए, तो क्या होगा, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं। जैसे ड़ ढ़, ये क्या है, इनका उच्चारण कीजिए ड़ ढ़, तो क्या है, जीभ ऊपर जा रही है, मुड़ रही है, मूर्धा को स्पर्श करके एकदम नीचे आ रही है, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा और वर्ग होगा मूर्धन्य। और जो हमारा ट वर्ग है उसको भी उत्क्षिप्त वर्ग कहते हैं। किसको, ट वर्ग को, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब ये जो हमारे ये जो हमारे द्विगुण व्यंजन है ड़ और ढ़, ये क्या है, ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है। ये संस्कृत भाषा में नहीं है, क्योंकि ये नए ऐड हुए हैं हमारे हिंदी भाषा में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब जब ये हिंदी में नए विकसित हैं और संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता, तो इन शब्दों की शुरुआत जो है मतलब हिंदी में ही हुई। तो ये क्या है, ना ये हमारे तत्सम होंगे ना विदेशज, मतलब जिन शब्दों में इन दो वर्णों का प्रयोग होगा वो शब्द ना तो तत्सम होंगे ना ही विदेशज होंगे। इसके बाद आगे देख लेते हैं वर्णों का वर्गीकरण। अब ये जो वर्ण है इनका वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर इनका वर्णन किया गया है दो प्रकार से। अब ये घोषत्व क्या होता है, घोष का अर्थ होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। जो हमारा स्वर तंत्र है, वोकल कॉर्ड है, उसमें जो ध्वनि का कंपन होता है उसी को कहते हैं घोष। अब हमने देखा कि घोषत्व के आधार पर दो प्रकार से वर्णों को वर्गीकृत किया गया है। तो पहला जो आधार है घोष अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है, घोष का मतलब होता है स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। अ लग गया तो मतलब स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन जो है वो स्वतंत्र नहीं होगा, तो उन्हें कहेंगे अघोष व्यंजन। और इसमें कौन कौन से आते हैं, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन और साथ में श, स और स। अब हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन देखा हमने, तो देख लेते हैं कि वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन कौन कौन सा है। तो ये है प्रथम और ये है द्वितीय। तो हर वर्ग का, अब वर्ग होते हैं आगे को, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और साथ में श, श और श, ये क्या है हमारे, ये हैं अघोष व्यंजन। इसके बाद हम बात करेंगे सघोष व्यंजन की। सघोष व्यंजन को घोष व्यंजन भी कहा जाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। अब जब इनका उच्चारण करते हैं तो क्या है, कंपन उत्पन्न होता है। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन साथ में ह। अब ये हैं हमारे वर्ग।
क ख ग घ ङ, ये वर्ग है। तो इन वर्गों का जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है वो आएगा सघोष में। और साथ में अंतस्थ व्यंजन आएंगे हमारे। अंतस्थ व्यंजन, अब आपको पता है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व और साथ में ह। ये होते हैं हमारे सघोष व्यंजन। अब सभी स्वर क्या हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर होते हैं हमारे, सभी स्वर सघोष वर्ण होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करेंगे प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व या काकल के आधार पर। तो काकल के आधार पर भी वर्णों को वर्गीकृत किया गया है दो प्रकारों में। यहाँ पे प्राण का अर्थ क्या है? यहाँ प्राण का अर्थ हवा या सांस से है। अल्प प्राण व्यंजन जो पहला प्रकार है। अब अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पे हवा कैसे निकलेगी? कम निकलेगी। जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्वर और अनुस्वार। अब हर वर्ग का पहला, जैसे क वर्ग ले लेते हैं तो पहला हो गया हमारा क, तीसरा वर्ण है ग और पांचवा वर्ण है ग। तो ये आ गया पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। तो ये तो हमने बात की क वर्ग की। हमें सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण लेना है, वो होंगे हमारे अल्प प्राण। अब इसके बाद साथ में इसमें कौन कौन आएंगे? जो हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो भी क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। फिर हमारे 11 स्वर और अनुस्वार अंग, वो सभी होते हैं हमारे अल्प प्राण व्यंजन। अब इसके बाद हम बात करेंगे महाप्राण की। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? जो हवा होगी वो ज़्यादा निकलेगी महाप्राण में। जैसे हर वर्ग का दूसरा, चौथा व्यंजन और साथ में ऊष्म व्यंजन और विसर्ग, ये होते हैं हमारे महाप्राण। अब हर वर्ग का दूसरा, चौथा, जैसे ख, च वर्ग में छ आएगा। उसी तरह से हर वर्ग का आपको दूसरा और चौथा वर्ण लेना है। जब इनका हम उच्चारण करते हैं, जैसे क, ख में क्या है? ज़्यादा हवा बाहर आ रही है। क, ख, ग, घ आ रही है ना ज़्यादा। तो जिनमें ज़्यादा हवा निकलेगी वो हैं हमारे महाप्राण। जैसे हम बोलेंगे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ। तो इस तरह से उच्चारण करके देखना है, आपको पता लग जाएगा। तो साथ में बोला गया ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? श, कौन सा? तालव्य वाला श। फिर आ जाएगा हमारा मूर्धा वाला श और फिर आ जाएगा हमारा दंतमूल वाला स और साथ में ह। ये क्या है हमारे? ये है महाप्राण और विसर्ग, ये आ जाएंगे महाप्राण में। क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है? हवा ज़्यादा बाहर निकलती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो पिंक पेन से लिखे गए हैं वो महाप्राण और जो हरे पेन से लिखे गए हैं वो अल्प प्राण। इनका जो नीचे प्रत्येक वर्ग के ये इतने नंबर वाले वर्ण जो हैं इनमें आएंगे। जैसे अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा। तो ये बात हो गई व्यंजन और व्यंजन के वर्गीकरण की। तो आज इसमें वीडियो में हमने व्यंजन और इसके 5 प्रकारों के बारे में पढ़ा। ये सभी बच्चों के लिए, सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है। चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो,
ये हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और सेशन पसंद आया तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।